कुछ छोटी छोटी बातें जो हम रोज़ करते हैं उस पक्ष पर विचार करते हैं। जल का प्रसंग चल रहा था, ठीक है कि नहीं? तो जल जो है बताया ना, वर्षा ऋतु में नदी का जल नहीं, क्योंकि वो सारा ही वर्षा का होता है। और जो सेवन करें, चाहे कुएँ का हो, जो भी हमारे जल के स्रोत हैं अलग अलग, उनको उबाल करके करें। एक तो शुद्धि हो जाएगी और दूसरा पाचन में आसानी हो जाएगी, विपाक हो जाएगा उसका। अब जल जो हम रखते हैं, प्रातःकाल उठ करके उषा पान करते हैं, तो हमारा जल खुले स्थान पे रखा रहना चाहिए। कहाँ? खुले। जहाँ हम सोते हैं वहाँ नहीं। कोशिश करें, प्रयास करें। ताम्र पात्र का पीते हैं, ताम्र पात्र में जल्दी खराब होता है जल। इस ऋतु में बहुत जल्दी जल खराब होगा, आप देखोगे ताम्र पात्र एक दिन में गंदा हो जाता है। हवा की नमी है और तरह तरह के अम्ल विपाकी है जल, अम्ल की मात्रा ज़्यादा है जल में, कच्चा है ना जल बहुत ज़्यादा, तो इसलिए तो उसको चंद्रमा में, तारों के उसमें खुली वायु में रखें और प्रातःकाल उस जल का सेवन करें। और दैनिक उपयोग का जो जल है, सारे दिन भोजन आदि में जो करते हैं, वो भी प्रयास करें कि रसोई की बजाय ऐसे खुले जगह पर हमें रखना चाहिए। अब व्यायाम तो हमने बता ही दिया, भ्रमण करते हैं लोग, तो भ्रमण करने के लिए लिखा है कि देखिए, वैसे तो पता ही है लेकिन फिर भी बता दूं कि जो भ्रमण है वो बाग बगीचे में नहीं करना चाहिए। किसमें नहीं करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में बाग बगीचे में करना चाहिए। रुक्ष पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। अब क्या है, बाग बगीचे में सब जगह घास ही घास हो जाएगी, पेड़ पौधे हैं वो भर जाएंगे, ठीक है। मोटा सा तो उनमें जीव जंतु आपको हानि कर देंगे। घास जहाँ होगी, जहाँ पर पानी भरता है, नमी है, अक्लेदी लिखा है, अक्लेदी स्थानम भजेत, ऐसे स्थान का सेवन करना चाहिए। सोने में, कार्यालय में, बैठने में, भ्रमण में। अक्लेदी, जिसमें क्लेद नहीं हो, गीलापन न हो, चिपचिपापन नहीं हो, नमी न हो, कम से कम जहाँ पर जलीय अंश हो। तो जलीय अंश सब ज़्यादा कहाँ होगा? बाग बगीचे में होगा। तभी तो गर्मी में हम घूमने जाते थे वहाँ, तो वहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ नहीं जाना। और बाग बगीचे में उनके पत्ते गिरे हुए हैं, वो सड़ रहे हैं, उनके अंदर तरह तरह के जीवाणु हैं, कोई मर रहे हैं और कुछ हो रहे हैं, वो सड़ रहे हैं। सड़न पैदा होती है कहाँ? बाग बगीचे में, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, पत्ते पड़े हुए हैं, घास फूस है, इसलिए वहाँ दूषित गैसें, दूषित हवाएं होंगी, जहरीली गैसें होंगी, और वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होगी। वहाँ आर्द्रता क्या होगी? गर्मी में वहाँ जाते थे घूमने, शीतलता लगती थी ना, नमी लगती थी, वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो वहाँ नहीं। अक्लेदी तो कहाँ करें फिर? जिनके यहाँ नदियाँ हैं, नहरें हैं, उनके तटबंध ऊंचे होते हैं, तालाब हैं, उनके तटबंध ऊंचे होते हैं, वहाँ पानी ठहरता नहीं है, बह के चला जाता है, नीचे दूर चला जाता है। और वहाँ जो हवा आएगी, आप बाग बगीचे में घूमेंगे तो वायु कैसी होगी? वहीं की होगी, नमी वाली होगी। और जो गीली जगह होगी, भूवाष्प, भूमि वाष्प छोड़ती है, ज़्यादा होगा, वाष्प वाले जगह नहीं होना। तो जो ऊंचे हैं, सड़क, लेकिन सड़क कौन सी? जिस पर वाहन नहीं चलते। आप कहोगे सड़क तो बनाई वाहन के लिए, बहुत सी ऐसी सड़कें होती हैं, बड़े बड़े कैंपस परिसर ऐसे होते हैं जहाँ वाहन बहुत कम चलते हैं, बंद हैं, बनी हुई हैं। वो जो स्थान है, या नदी का पुलिन रेत है, वर्षा हुई आधे घंटे के बाद पता चलेगा वर्षा ही नहीं है, क्योंकि सारा पानी रेत नीचे पी लेता है, ऊपर शुष्क चलता है। और तालाब, नहर के किनारे कैसे होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं, पानी बह के नीचे चला जाता है, बड़ी बड़ी घास नहीं होती, वहाँ पर घूमें। ये जो हमारी सड़कें हैं, लोग सड़कों के किनारे, इन सड़कों पे नहीं घूमना चाहिए। क्यों? सड़कों के दोनों किनारों पर गड्ढे होते हैं और गड्ढों में सारी गंदगी पड़ी होती है, और वहाँ पानी इकट्ठा होगा, वहाँ सड़न पैदा होगी। और आप घूमने तो किस लिए गए थे? ताज़ा हवा लेने गए थे, और आपने तो जहरीली गैसें ले ली। दूसरा, सड़क पर आप घूमेंगे, सड़क पर इस ऋतु में सरीसृप, मेंढक, सर्प आदि तरह तरह के प्राणी खूब घूमते हैं रात भर, और रात भर वाहन चलते हैं, वो मर जाते हैं उनके ऊपर। वो आप सड़क पे घूम रहे हैं तो समझो कि सबों के अंदर घूम रहे हैं, ये मान लीजिए।
कुचल जाता है, सब कुछ कुचला हुआ है। ऐसी सड़क पर नहीं घूमना जहाँ पर वाहन चलते हैं। क्यों? किनारों पे सड़न है, वहाँ जीव जंतु पैदा हुए, वो पार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और वो सब सड़ेगा और उनके नीचे दबके मर जाते हैं। मोटा सा सिद्धांत है अक्लेदी। बस अब इसकी व्याख्या कर लो कि जहाँ पर क्लेद नहीं होता, नमी नहीं होती, उमस नहीं होती, गीलापन नहीं होता, उस स्थान पर आपने सोना है, उस स्थान पर कार्यालय बनाना है, उस स्थान पर भ्रमण करना है, जो भी कार्य करने हैं वो करने हैं, जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं। तो भ्रमण की दृष्टि से मैंने इसलिए इस बात की चर्चा की है। अब स्नान की जब बात चल रही है तो स्नान जो है वो इस ऋतु में मुल्तानी मिट्टी लगा के करें, या मैं तो क्या करता हूँ, वसंत ऋतु में जब ये आता है संतरा, उसके छिलके रख लेता हूँ और उसके छिलके भिगो दीजिए और उससे स्नान कीजिए, सुगंध भी आएगी और उनके अंदर जो रस है वो आपके सफाई कर देगा। या कभी कभी नींबू, ठीक है कि नहीं, ऐसा नींबू घर वाले सेवन नहीं करते, मैं कहा भाई तुम जिसका सेवन नहीं करते मुझे दे दो, थोड़ा ख़राब होने लगता है, कुछ होने लगता है, उसको आप निचोड़ो और 1-2 लोटे में उसको भर करके सारे शरीर पे उसको कर दीजिए, वो सारा आपका सफाई कर देगा। मैं चर्चा करता हूँ, मैं कभी साबुन से स्नान नहीं करता, शैम्पू की तो बात ही नहीं। एक तो ये शुद्ध नहीं होते और विषैले तत्व तो इनके अंदर होते हैं और इनके उत्पादन और इनमें सभी प्रकृति की हानि होती है। मेरे शरीर को कोई लाभ होना नहीं है, इसलिए मैं वो कभी करता नहीं। तो मैं प्राकृतिक चीज़ें ही अपनी जो ऋतु की हैं, या जैसे अमरूद का पत्ता है, ठीक है कि नहीं, वो उबाल लिया। कसैली चीज़ें इस ऋतु में कौन सी चीज़ें, शायद कसैला था ना, कसैली चीज़ें, अमरूद का पत्ता, मोलसरी का पत्ता, ऐसे पत्ते वो उबालेंगे तो क्या होगा, आपके ऊपर जो क्लेद है, गीलापन है, चिपचिपापन है, उसको वो साफ कर देगा। ऐसों से आप प्रयास करें। मुल्तानी मिट्टी सबसे उत्तम है। या कोई ग्रामीण क्षेत्र में दूर दराज के जहाँ रहता है, वहाँ 2 फुट भूमि नीचे खोद करके जहाँ कोई दूषण नहीं है वहाँ की मिट्टी ले आइए। जैसे मैं जिस क्षेत्र का हूँ, जन्मभूमि है, पिताजी क्या करते थे, हमारे यहाँ टीले हुआ करते थे, तो रेतीले टीले, तो बाथरूम वगैरह तो ऐसा स्नान नहीं, खुले में स्नान करते थे, बड़े वो लगे रहते थे पत्थर डले हुए, तो अपना वो रेत लिया, गीला करके लगाया, वो सारा सफाई कर दे, उसके बाद नहा लीजिए बस। शहर में तो नहीं कर सकते क्योंकि सीवर में चला जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन गांव में तो ये सौभाग्य है जिनके पास है। तो वो ऐसी शुद्ध मिट्टी, चिकनी हो, बालू हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चिकनी में दूषण होता है। तो ऐसी चीज़ें मिला करके आप स्नान का उपयोग कर सकते हैं इस ऋतु में। अब जो है शयन का मैंने बता दिया है। इस ऋतु में दही और शाक का मतलब समझते हैं, पत्तेदार सब्जियां छूना भी मत, पत्तेदार सब्जियां छूना भी मत। क्यों? पत्तेदार सब्जियां इसी ऋतु में पैदा हुई हैं, वो अभी 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। सारा जल कैसा है, कच्चा है, अम्ल विपाकी है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। कद्दू है, लौकी है, मान लीजिए, जो दूर लगते हैं उनमें समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, प्रक्रिया। तो इस ऋतु की जितनी भी साग हैं, हरी सब्जियां हैं, उनसे बचें। जो जितनी जल्दी तैयार होती है वो उतनी ही हानिकारक है। साग का मतलब हरी सब्जियां, यानी पत्ते वाली। कद्दू, लौकी थोड़ा सा ठीक होगा, तोरई थोड़ा समय लगेगा, बेल इतनी लंबी है, बढ़ने में समय लगा उसको, फिर उसको फूल आएंगे, फिर वो इतनी लगेगी, इतनी बड़ी होगी, तब तक अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो साग का सर्वथा निषेध है। और साग क्या होते हैं, साकेषु सर्वेषु वसंती रोगा, सभी शाकों में रोग होते हैं। क्यों? अम्ल होता है इनके अंदर, और इनके अंदर क्षार बहुत होता है, और वो शरीर की धातुओं को, अंग संरचना को नष्ट करते हैं, सारे शरीर का। शाक वाले प्रसंग में शायद मैंने बताया होगा, हेमंत ऋतु में। तो इस ऋतु के शाक तो बिल्कुल भी नहीं खाने, और कोई खाता है, कुछ करता है तो रात्रि को बिल्कुल मत खाना, क्योंकि शाक रूक्ष दुरूह होता है, पचने में बहुत भारी होता है, अम्ल पैदा करता है, सारी रात दुखी हो जाओगे, नहीं तो रोग होने ही होने हैं।
इस चीज़ से आप बचें। दही का सेवन इस ऋतु में बताया, हेमंते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, वर्षा ऋतु में अम्ल होता है, दही भी खट्टा होता है, और आचार्य ने लिखा है कि भाव प्रकाश ने कि वर्षासु वर्षा ऋतु में दही शस्यते, प्रशंसा के योग्य है, लाभदायक है। तो मुझे लगता है कि दही जो है वो आंतों के लिए ठीक होता है, अंग्रेजी वाले डॉक्टर बताते हैं आंतों के लिए ठीक रहता है, और इस ऋतु में आंतों के रोग बहुत होते हैं, दस्त बहुत लगते हैं। दूसरा, दही जो है वो अम्ल विपाकी तो होता है, लेकिन जो दही अभी अम्ल जिसमें प्रकट नहीं हुआ है, मधुर रस है, दही जम जाए, कच्चा नहीं, जो दूध जैसी आए। दही के कई भेद हैं, दही वाले प्रसंग में शायद मैंने बता रखा है कि दही एक तो होता है मधुर, जिसमें खाएं तो मधुर रस लगता है, खटास लगती नहीं है, लेकिन जम गया है। एक होता है मंद, मंद दही जम तो गया लेकिन दूध जैसा स्वाद आ रहा है, वो बहुत हानिकारक है, कुष्ठ पैदा कर देता है, रक्त विकार पैदा करता है, वो नहीं लेना। दही पक जाए, मतलब जम जाए, लेकिन खटास पैदा नहीं हुई है, उसको तुरंत फ्रिज में रख दो, और जब सेवन करना है उसी रूप में सेवन कर लें, खट्टा न होने दें। तो दही के लिए आचार्य ने लिखा है, और ये व्याख्या मैंने ऊपर से कर दी कि भाई वर्षासु दधि शस्यते, ऐसा लिखा है। तला हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं लेना, पता है विदग्ध हो जाएगा, तेल नहीं लेना। ये मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई, शेष बातें हम अगले व्याख्यान में उसकी चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।